फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव और रिपोर्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समीर वी कामत को डीआरडीओ के नए अध्यक्ष चुने गए। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो समीर जी की, समीर वी कामत इसका राइट आंसर है। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले आपको बता दें डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ की फुल फॉर्म, डीआरडीओ का मुख्यालय, अध्यक्ष सभी पूछा जाता है। तो डीआरडीओ की बात है ये, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात की जाए हिंदी में, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहा जाता है। और डीआरडीओ की स्थापना की बात की जाए तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। याद रखना 1958 वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली, ज्यादातर नई दिल्ली ही रहता है, तो नई दिल्ली याद रखना। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है। अब अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी बताया था समीर वी कामत वर्तमान में इसके डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति के पद पर कौन बने हैं? तो इसको याद रखना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। जी हाँ दोस्तों, जगदीप जी धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अब आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो जगदीप जी धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बने हाल ही में। यहाँ पे आप जगदीप जी धनखड़ की फोटो भी देख सकते हो। अब बात आई है जगदीप जी धनखड़ की, तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जगदीप की धनखड़ की बात है तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़े। तो यहाँ पे एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया था। ये भी पूछा जा सकता है, 725 वोट थे टोटल, उनमें से 528 वोट जगदीप जी धनखड़ ने जीते थे और एनडीए के ये उम्मीदवार थे, याद रखना है। अब बात करें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, याद रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, याद रखना है। आगे क्या बात है ये, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले कौन थे? जगदीप जी धनखड़ से पहले थे वेंकैया नायडू, यानी वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। तो 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू। अब 14वें की बात है, 14वें कौन है? जगदीप जी धनखड़। अब बात आती है कि ये कहां से है, तो जगदीप जी धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से निवास करते हैं, यानी राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे 2022 कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड चेस डे या विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में मनाया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलो इसके विश्व शतरंज की बात है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है विश्व शतरंज दिवस के रूप में हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो विश्व शतरंज दिवस की स्थापना की बात की जाए तो 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात की जाए तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में लुसाने शहर, वहां पे इसका मुख्यालय है। अब ये थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये थीम की बात की जाए तो वुमेन इन चेस, वुमेन इन चेस इसका थीम रहा था 2020 का। चलो आगे चलते हैं, 2022 का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ ऑफ जस्टिस कौन बने हैं? हाल ही में 49वें चीफ ऑफ जस्टिस कौन बने हैं, याद रखना है। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ ऑफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उदय उमेश ललित जी की आप फोटो भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है, चीफ ऑफ जस्टिस है उदय उमेश ललित। चलो आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित एनवी रमन्ना का स्थान लेंगे। पहले कौन थे? तो पहले पूछा जाए तो एनवी रमन्ना पहले थे, उनका स्थान लेंगे। कौन लेंगे उनका स्थान? तो उदय उमेश ललित एनवी रमन्ना का स्थान लेंगे, याद रखना है पहले वाला। अब यहाँ पे बात आती है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया इसका राइट आंसर हो जाता है। अब आगे बात आती है उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते 2 महीने और 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद में जस्टिस चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो 50वें की बात आती है तो डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। आपको 49वें के साथ साथ 50वें मुख्य न्यायाधीश को भी याद रखना है। तो 49वें कौन बनेंगे? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे उदय उमेश ललित। इससे पहले कौन थे? तो एनवी रमन्ना, ये याद रखना है। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे 75 दिन के बाद में डी वाई चंद्रचूड़, याद रखना डी वाई चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो आपको बताना है बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, विनीत शरण जी बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं। यहाँ पे विनीत शरण जी की आप फोटो भी देख सकते हो। तो आगे चलते हैं, विनीत शरण जी के बारे में थोड़े जान लेते हैं, बीसीसीआई के बारे में भी। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मैंने ये फुल फॉर्म इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको रट लेना है, इनको याद कर लेना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की जो नॉलेज भरी वीडियो उपलब्ध हो सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, बीसीसीआई की फुल फॉर्म आपको बता दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब स्थापना की बात की जाए तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की। अब हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में। तो बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष है सौरव गांगुली, क्रिकेटर भी है सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष दोस्तों। अब बात करते हैं वर्तमान में सचिव कौन है। तो वर्तमान में सचिव की बात करें, जे शाह सचिव है वर्तमान में, जे शाह, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को 8वां योग दिवस मनाया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी की आप फोटो भी देख सकते हो योग दिवस के ऊपर। तो चलो आगे चलते हैं, योग दिवस के बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट। तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून आपको याद रखना है। 21 जून वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब यहाँ बात करते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, यानी शुरुआत कब हुई थी। तो साल 2015 में मनाया गया था। साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फर्स्ट मनाया गया था, याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है योग दिवस मनाने का? तो मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना,
कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना का इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करते हैं वर्ष 2022 की थीम। मैंने आपको पहले ही बताया था थीम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, थीम आपको याद रख लेना है, थीम ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कोई भी दिवस हो उसका थीम ज्यादा पूछा जाता है। तो वर्ष 2022 का जो योग दिवस का थीम रहने वाला है वो क्या रहा था, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, ये उसका थीम रहा था, याद रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी। यानी जो चिराग योजना है उसकी शुरुआत किस राज्य ने की, आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो चिराग योजना है पढ़ाई के लिए, उसको किस राज्य ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिराग योजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी, तो हरियाणा राज्य ने इसकी शुरुआत की थी। चलो चिराग योजना की बात है ये, तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। यानी जो कमजोर वर्ग के हैं उनको, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनको दाखिला दिया जाएगा, और इसका शुरुआत करने वाला है हरियाणा राज्य। तो योजना का नाम इसका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम क्या रहा था, हरियाणा चिराग योजना के नाम से जाना जाता है इसे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। और लाभार्थी कौन रहने वाला है इसका, यानी किस किस को यह सहायता मिलने वाली है, किस किस को सुविधा मिलने वाली है। तो किसी गरीब परिवार की आय अगर 1.80 लाख रुपए से कम हो तो इसको यह सहायता मिलने वाली है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो हरियाणा की वर्तमान राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। याद रखना है, चंडीगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा में वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अब बात करते हैं राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, गवर्नर। तो राज्यपाल की बात की तो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा की राज्यपाल है, बंडारू दत्तात्रेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि राजधानी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है, यानी किस राज्य में स्थापित किया गया है, आपको बताना है। तो 8 नंबर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत उत्तराखंड। रानीखेत है, वहां पर स्थापित किया गया है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान। तो रानीखेत है उत्तराखंड में, वहां पे स्थापित किया। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो। चलो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो चलो 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गाय गोद लेने हेतु पुण्य कोटि दत्तू योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया था, यानी किस राज्य सरकार द्वारा पुण्य कोटि दत्तू योजना का शुभारंभ किया गया है गाय गोद लेने हेतु। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कर्नाटक सरकार ने हाल ही में इसका शुभारंभ किया था गाय गोद लेने हेतु, क्योंकि 17-18 गायों को गोद भी लिया था मुख्यमंत्री जी ने, और ये इस योजना पुण्य कोटि दत्तू योजना का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर होने वाला है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक पुण्य कोटि दत्तू योजना का शुभारंभ कहां किस राज्य से हुआ था, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको रट लीजिए, बिल्कुल इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, जो जीवनी है धोनी की, उस पर पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन क्या है, अमित सिन्हा, और बी ऑप्शन है जोय भट्टाचार्य। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि अमित सिन्हा और जोय भट्टाचार्य दोनों ने ये लिखी थी, दोनों ही इसके लेखक है, अमित सिन्हा और जोय भट्टाचार्य। अमित सिन्हा ने ज्यादा इसका पार्ट लिखा था, तो अमित सिन्हा को इसका जाता है, ज्यादातर भाग अमित सिन्हा ने ही लिखा था, और जोय भट्टाचार्य ये दोनों ही इसके लेखक है। याद रखना है, जो भी एग्जाम में आता है वो आपको टिक मार्क करके आना है। अगर अमित सिन्हा अकेला आता है तो अमित सिन्हा को टिक मार्क करना है, अगर जोय भट्टाचार्य अकेला आता है तो जोय भट्टाचार्य को कर देना है। अगर दोनों आते हैं और उपयुक्त दोनों लिखा हुआ आता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है। तो चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन।
तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव विकसित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बनेगा? तो इसका राइट आंसर बताना आपको कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव विकसित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बनने वाला है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा राज्य बनने वाला दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य में ये योजना शुरू करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जा रही है उत्तराखंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब उत्तराखंड की बात है, ये तो उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। जो उत्तराखंड की राजधानी की बात करते हैं सबसे पहले, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, याद रखना है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। जहां दोस्तों पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री है। अब बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह, वर्तमान में गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल है। जहां दोस्तों गवर्नर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको लिखना है और बराबर तरीके से इसको याद रखना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे में पूछा जा चुका है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी के ऊपर ये बनने वाला है सोलर पावर प्लांट। तो नर्मदा नदी में कहां पर बनने वाला है, ये बात पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर बनने वाला है। चलो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर ये बनने वाला है। तो नर्मदा नदी पर कहां पर बनने वाला है? तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर के खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। तो ये ओंकारेश्वर बांध पर बनने वाला है खंडवा जिले में। तो आगे बात करते हैं, इस प्लांट से 2022-23 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी, यानी 600 मेगावाट तक इस बांध से ऊर्जा मिलने वाली है। तो आगे बात करते हैं, इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, यानी 3000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट के क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं, तभी मैंने स्पोर्ट के क्वेश्चन इसमें ज्यादातर लिए हैं। एक मिनट। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? जी दोस्तों स्टार लगा दीजिए, स्पोर्ट के क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने स्पोर्ट के क्वेश्चन जो छांट के लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेफ के बारे में है, तो कौन सी टीम इसकी विजेता रही थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारत। जी दोस्तों भारत सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाली टीम है भारत टीम। तो भारत को, इंडिया को यह खिताब जीता गया था। सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत ने जीता था, याद रखना है। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेफ अंडर 20 की बात हुई है, तो फाइनल भारत ने, जब दोस्तों भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर सेफ अंडर 20 2022 का खिताब जीत लिया था। अब आयोजन की बात करते हैं। सेफ अंडर 20 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है वो कहां पर आयोजन हुआ था? तो भुवनेश्वर, भारत के भुवनेश्वर, उड़ीसा में है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर राजधानी है, वहां पर ये इसका सेफ अंडर 20 का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे सर्वाधिक गोल बनाने वाले कौन थे? तो सर्वाधिक गोल गुरकीरत सिंह ने लिए थे, 8 गोल लिए थे सर्वाधिक। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे मिला था? तो गुरकीरत सिंह को ही मिला था, ये भी भारत से खिलाड़ी हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने जो पहले क्वेश्चन आया था 49वें जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बारे में बताया था, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैंने बताया था कि भारत के 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं कि 50वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें चुने जाएंगे, आपको बताना है इसका क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं बता ही देता हूं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जाएंगे। चलो आगे चलते हैं।
तो 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो आपने बताना है कि धनुरी नामक जो चंद्रयान मिशन है किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर। यहां पे आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। तो चलो इसके बारे में तो डिटेल से देख ले चंद्रयान मिशन के बारे में। तो ये दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित प्रथम चंद्र मिशन है, यानी चांद पर भेजा जाने वाला प्रथम मिशन है, दक्षिण कोरिया द्वारा भेजा जाने वाला। तो यहाँ पे बात करते हैं, लगभग 180 मिलियन डॉलर में निर्मित हुआ है ये, इसका निर्माण 180 मिलियन डॉलर में हुआ है। अब बात करते हैं मिशन को लॉन्च, इस यानी मिशन को किससे लॉन्च किया गया है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का नाम है, इससे इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं आगे, चंद्र मिशन को नासा और कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कारी द्वारा संयुक्त रूप में विकसित किया गया है, यानी दोनों संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है, लॉन्च करने वाला है। नासा इसके साथ में है। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन तकनीकी के माध्यम से खेतों में यूरिया छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन तकनीकी के माध्यम से खेतों में यूरिया छिड़काव के लिए इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? यानी इफ्को नैनो यूरिया का छिड़काव योजना का शुभारंभ किसने किया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना का शुभारंभ किया था ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में यूरिया छिड़काव के लिए। याद रखना है भूपेंद्र पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, ये भी याद रखना है। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आपको बताना है जो 8वां हथकरघा दिवस है 2022 का, वो कब मनाया गया था? तो हथकरघा दिवस आपको याद रखना है कब मनाया गया था। सबसे पहले तो 2015 में मनाया गया था। जहां दोस्तों 2015 में मनाया गया था, याद रखना 2015 में। और 2022 में मनाया गया, तो किस डेट को मनाया था? तो 7 अगस्त इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। और प्रथम हथकरघा दिवस कब मनाया गया था? तो 2015 में। जी हाँ दोस्तों, 2015 में प्रथम हथकरघा दिवस मनाया गया था। तो अब ये 8वां है। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। हथकरघा दिवस की बात हुई है तो हथकरघा दिवस, पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। याद रखना है पहला राष्ट्रीय जो हथकरघा दिवस है वो 2015 को मनाया गया था, आपको बता दिया पहले ही। और स्थापना की बात की जाए तो 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही की गई है इसकी स्थापना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लघु और मध्यम जो बुनकरों हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना। चलो आगे चलते हैं। अब हाँ, आगे चलने से पहले आपको बता दूं, ये आपको जो जूनियर बरा है ये देखना है, जो मोटिवेशनल क्योट है, ने कोई संघर्ष ने कोई तकलीफ, ने कोई संघर्ष ने कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ने कोई संघर्ष ने कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब दोस्तों अगर आपके सीने में आग लगी है तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़ी मेहनत की कामयाबी छू जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे को किस तरह से मेहनत कर रहा है। यहाँ पे दूसरे घर की लाइट जल रही है और ये बच्चा मेहनत कर रहा है। तो आपको भी मेहनत में पूरा दम लगा देना है, बिल्कुल ही पीछे नहीं हटना है। फटाफट से वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपका दम का मुझे भी पता चल सके कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया था? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 20 जुलाई को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 20 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चंद्रमा दिवस की बात हुई है तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। अब बात करते हैं, ये दिन उस दिन की याद दिलाता है जब मानव ने पहली बार वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। चलो आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में डिजिटल लोक अदालत किस राज्य ने शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में किस राज्य में डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत हुई है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान के अंदर डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत हुई है हाल ही में। चलो आगे देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो डिजिटल लोक अदालत के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
तो यहाँ पे राजस्थान ने लॉन्च की भारत की पहले डिजिटल लोक अदालत। यहाँ पे देखते हैं, डिजिटल लोक अदालत के माध्यम से पुराने लंबित मामलों को निपटान किया जा सकेगा या ऐसे मामलों को भी आसानी से निपटाया जा सकेगा जो राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में आरंभिक चरण में इसके विवाद निपटान की प्रक्रिया को आधुनिक बनेगी। यानी जो पुराने मामले हैं उनको भी ये डिजिटल लोक अदालत सुलझाने वाली है और ऑनलाइन कार्य भी करने वाली है। यानी फटाफट से इसका अदालत में सुनवाई होने वाली है, कोई भी देरी नहीं लगने वाली, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसका आपको याद रखना है, राजस्थान ने ये स्कीम शुरू किया है डिजिटल लोक अदालत का। चलो आगे चलते हैं। तो राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में कुछ देख लेते हैं, राजधानी वगैरह। तो राजस्थान की राजधानी की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, याद रखना है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्रीमान अशोक गहलोत जी, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं राज्यपाल के बारे में, दोस्तों गवर्नर के बारे में। तो कलराज मिश्र वर्तमान में गवर्नर है। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश की यानी मुख्य न्यायालय की बात किया, जोधपुर इसका मुख्य न्यायालय है। तो आगे बात करते हैं विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा में 200 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, याद रखना है 200, 25 और 10। चलो आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना का शुभारंभ किया है? यानी कौन सा राज्य सरकार है उसने ये काम शुरू किया है, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश, जहां शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो मध्य प्रदेश किसका राइट आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट देख लेते हैं कुछ। तो इस योजना को 13 मार्च दोस्तों इस योजना को 13 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आरंभ किया गया था। तो राजधानी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या रहने वाली है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री है। अब बात करते हैं राज्यपाल गवर्नर की, तो श्री मंगूभाई जी पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राजस्थान में 230 और विधानसभा में मध्य प्रदेश में 230 है। अब लोकसभा की बात की जाए तो 29 सीटें हैं और राजस्थान में कितनी थी? तो राजस्थान में 25 थी। तो यहाँ पे कितनी है? मध्य प्रदेश में 29 है। तो राज्यसभा की कितनी है यहाँ पर? तो 11 है। और राजस्थान में कितनी थी? तो 10 थी। यहाँ वो याद रखना है, 10 यहाँ पे 25 थी और यहाँ पे कितनी थी? 200, यहाँ पे 200 थी। चलो आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? यानी कर्नाटक जो रत्न है पुरस्कार दिया जाता है, मरणोपरांत दिया जाता है, यह पुरस्कार किसे सम्मानित करने के लिए दिया गया था? कर्नाटक रत्न से। तो इसका राइट आंसर होगा पुनीत राजकुमार। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, पुनीत राजकुमार। चलो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सोनी। दोस्तों मनोज सोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मनोज सोनी जी की आप फोटो भी देख सकते हो, यूपीएससी के नए अध्यक्ष इन्हें चुना गया है, मनोज सोनी को। अब यूपीएससी की बात है तो यूपीएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के फुल फॉर्म के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म इंग्लिश में देख लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका कार्यकाल कितना है आपको याद रखना है, मनोज सोनी जी का कार्यकाल कितना है? तो 27 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया, यानी इनसे पहले कौन थे? तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी इससे पहले थे। अब मुख्यालय की बात करते हैं, यूपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में, जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना फाउंडेड कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। चलो आगे चलते हैं, जो 23 नंबर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको इसमें शामिल किया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड में खेले जा रहे वर्ल्ड कप में
200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, झूलन गोस्वामी इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, झूलन गोस्वामी। तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हो महिला क्रिकेट टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महामुकाबले में उतरते ही वह 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है। इस मैच से पहले तक केवल भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने 200 से ज्यादा वनडे मैच खेले थे। वे 229 वनडे मैच के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। यानी टॉप पर कौन है, तो मिताली राज। अगर पूछा जाए तो टॉप पर कौन है, तो सर्वाधिक किसने खेले, तो सर्वाधिक तो है भारतीय क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज, 229 खेले हैं। अब 200 दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर रहने वाली है ये झूलन गोस्वामी। तो इस बात आगे देख ले। इससे पहले झूलन ने इस वर्ल्ड कप में पिछले मुकाबले में वनडे क्रिकेट में 250 विकेट पूरे किए थे। वे इस आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली महिला गेंदबाज है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 250 विकेट पूरे किए थे उन्होंने, झूलन गोस्वामी ने। इनसे पहले कोई भी महिला गेंदबाज उनके रिकॉर्ड के आसपास तक नहीं गई है अभी तक। अब तक विश्व की किसी भी महिला गेंदबाज 200 विकेट तक भी नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने 250 विकेट लेने का कमाल कर दिया है। तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। दोस्तों हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर धरती बनर्जी। डॉक्टर धरती बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इनकी फोटो भी देख सकते हो, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। हंगरी देश की हाल ही में जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो कौन बनी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हंगरी देश की जो वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक ने हाल ही में हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। पहले हंगरी की बात हुई थी, यहाँ पे अब बात करते हैं होंडुरास देश की। तो होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियोमारा कास्त्रो। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में महंगाई को लेकर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किस देश को हाल ही में वित्तीय महंगाई को लेकर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो, वो संकट की यहाँ पे गाड़ियां जलाई जा रही है, यहाँ पे सेना का जवान खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में ऐसे हालात हैं। अभी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है श्रीलंका को। श्रीलंका के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अभी देश में इमरजेंसी लागू है। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच अब राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हो गया है। महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सौंप दिया है। यहाँ हिंसक झड़पों से चलते अब तक 8 लोगों की मौत भी हो गई है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हो गए हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नेताओं के ठिकानों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये हालात बने हुए हैं भाई श्रीलंका के। तो आपको कैसे लगे श्रीलंका के हालात, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। यहाँ पे आगे देख सकते हो, दरअसल श्रीलंका में किस कारण से हुआ था ये काम, ये हिंसा किस कारण से बढ़ गई थी, तो ये बताते हैं हम आपको। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने ईंधन सहित कई आवश्यक आयात को भुगतान नहीं कर पा रही थी। इस वजह से खाने पीने के सामान से लेकर बिजली के संकट तक बढ़ाया गया और इसी स्थिति से कि दिन 13 घंटे तक भी बिजली काटी जा रही थी। यानी 13 घंटे तक बिजली काटी जा रही थी। तो इसका कौन भाई विरोध तो करेगा ही। तो बढ़ते कर्ज के चलते श्रीलंका में महंगाई काफी बढ़ गई थी, इसलिए महंगाई को भी काफी बढ़ा दिया था सरकार ने और लोग हर एक सामान के लिए जूझ रहे थे और संकट लगातार गहराया जा रहा था। कोलंबो और अन्य शहर में हुई हिंसा में 250 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे। तो इस कारण से हिंसा ज्यादा भड़क गई। अब 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मिड डे मील, जहां दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आपको स्टार लगा लेना है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तुरंत छपने वाला क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर के वीडियो मिल सके।
तो आगे बात करते हैं मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएम पोषण योजना। तो कहां पर है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, पीएम पोषण योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिड डे मील योजना का नाम कर दिया गया है। चलो आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, विदेश सेवा संस्थान का केंद्र सरकार ने नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पे सुषमा स्वराज की फोटो देख सकते हो, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। विदेश सेवा संस्थान से सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। चलो आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, यानी कहां पर जो नरेंद्र मोदी ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है। तो बेंगलुरु कर्नाटक इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो आगे बात करते हैं, भारत के नए महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में किसे चुना गया है। यानी हाल ही में भारत के नए महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो, कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन है। तो भारत के नए महालेखा परीक्षक के रूप में किन्हें चुना गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर है। गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं CAG के बारे में। CAG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में के का प्रावधान है। तो इस भारतीय संविधान में इसमें कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो एक अनुच्छेद 148 में के यानी CAG का वर्णन किया गया प्रावधान है कि भारत में एक CAG होगा। यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला है। राष्ट्रपति भवन में मुर्मू ने रामनाथ कोविंद के समक्ष शपथ ली है। तो रामनाथ कोविंद कौन है वर्तमान में, तो रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने पहले ही इसका क्वेश्चन बता दिया है उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन बने हैं। तो आपको बता दिया था, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो आगे है के तौर पर GC मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक रहने वाला है। यही संस्था सार्वजनिक धन की बर्बादी के मामलों को प्रकाश में लाती है, उजागर करती है कि कौन सा सार्वजनिक धन में बर्बादी के मामले में गया है। तो कौन करता है, वो CAG का मुख्य कार्य है ये। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कितने रामसर स्थलों के रूप में आर्द्र भूमियों को नामित किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 64 हो गई है, यानी बढ़कर 64 हो गई है, कितने अभी बार मिलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो 10 आर्द्र भूमियों को हाल ही में घोषित किया था। पहले कितनी थी, तो पहले 54 थी। तो 54 से बढ़कर अब कितनी हो गई, 54 में 10 प्लस किया तो अब कितनी हो गई, 64। यहाँ पे आप देख सकते हो 64 हो गई है कुल संख्या। तो इसके बारे में थोड़ी इंपोर्टेंट देख लेते हैं रामसर साइट के। तो चलो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो भारत में 10 नए रामसर स्थलों में तमिलनाडु में 6 और गोवा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक शामिल है। यहाँ पे आगे देखते हैं, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और यह 1975 में लागू हुआ था। याद रखना 1975 में लागू हुआ था। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत 1982 में इसमें सम्मिलित हुआ था। तो रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। रामसर स्थल है वहां पर। तो आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने के चांसेस है। आप इसको याद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। हाल ही में कौन सी कंपनी ने देश का सुपर ऐप लॉन्च किया है, यानी हाल ही में जो कौन सी कंपनी है वो जो सुपर ऐप लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टाटा कंपनी ने हाल ही में सुपर ऐप लॉन्च किया है, जो सारे काम एक ही ऐप में होने वाले हैं दोस्तों। तो चलो टाटा कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो इस सुपर ऐप के जरिए किराना से लेकर होटल, एयरलाइन टिकट बुकिंग और दवाओं की बिक्री की एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।
इस तरह से ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को बड़ी टक्कर देने वाली है। यानी हर काम इसी एक ही ऐप में होने वाला है, कोई अलग ऐप नहीं है, एक ही ऐप में सारा परफॉर्मेंस देने वाला है। इसकी स्थापना कब हुई थी, बात करते हैं टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी 1868 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय है मुंबई में। तो मुंबई में इसका मुख्यालय है और 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय बल्लेबाज, दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो आप सोच रहे होंगे पहले बल्लेबाज कौन है, तो चलो देख लेते हैं पहले बल्लेबाज कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हो T20 क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो रोहित शर्मा ने पंजाब के खिलाफ इतिहास रच दिया है। वो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा वो विराट कोहली के बाद ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। यानी पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है जो 10,000 रन बना चुके हैं, तो वो है विराट कोहली। और 2 नंबर पर कौन है, तो 2 नंबर पर रहने हैं रोहित शर्मा ने बनाया है। तो 10,000 T20 रन क्लब, इसके बारे में बात कर लेते हैं किस किसने कितना बनाया है। तो क्रिस गेल ने बनाया है तो 14,562। यहाँ पे शोभ मलिक ने बनाया है 11,698, 2 नंबर पर है। विश्व की बात हो रही है तो किरण पोलार्ड ने 3 नंबर पे है। और 4 नंबर पर बात करें तो एरोन्स फिंच है। और कोहली का 5 नंबर पे है और 6 नंबर पे डेविड वार्नर है। और 7 नंबर पर है रोहित शर्मा। तो 7वें नंबर पे है रोहित शर्मा का स्थान आया है। तो आगे जानते हैं सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आपको बताना है एससीओ जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान देश में किया जाएगा। दोस्तों उज्बेकिस्तान देश में संघाई सहयोग संगठन सितंबर 2022 में इसकी जो मुख्यालय जिसका शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। चलो इसके डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, इसके कौन कौन से देश सम्मिलित है वो देख लेते हैं। तो एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी, संघाई एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में, याद रखना 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है, तो बीजिंग के अंदर है, चीन के अंदर बीजिंग के अंदर है। तो यहाँ पे देख सकते हो एससीओ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। 2022 का जो एससीओ शिखर सम्मेलन है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा, जहां एससीओ में 2 नए देश सम्मिलित होने वाले हैं। कौन कौन से, वो ईरान और बेलारूस शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पे पहले जो 8 स्टेट शामिल है वो आप देख सकते हो, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान। यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल दी हुई है, पाकिस्तान समेत, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान, सारी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हो। 8 अभी देश है वो सम्मिलित है इसमें, और 2 और सम्मिलित होने की संभावना जताई जा रही है, ईरान और बेलारूस की। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर बताना है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे का नया अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो फिडे के नए अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो फिडे के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अर्केडी डोरकोविच। अर्केडी डोरकोविच इसका राइट आंसर होने वाला है। फिडे के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, यहाँ पे अर्केडी डोरकोविच की फोटो भी देख सकते हो। चलो आगे इसकी डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। शतरंज महासंघ फिडे भी कहा जाता है इसे, शतरंज महासंघ को। तो फिडे की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डेज एचएस, इसकी फुल फॉर्म है फिडे की। इसकी स्थापना हुई थी फिडे शतरंज महासंघ की, तो स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है शतरंज महासंघ का। यानी जी दोस्तों फिडे का मुख्यालय कहां पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। महान भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यानी फिडे के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो फिडे के वर्तमान में उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद।
तो फीडे के संरचना की विश्व शासी निकाय है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, इसको भी स्टार लगा लेना है। तो इसको स्टार लगा लेना है। स्टार लगा ले सबसे पहले तो हाल ही में इसरो के नए देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है, यानी किस जगह से लॉन्च किया है। यानी इसरो ने हाल ही में देश का सबसे छोटा रॉकेट जो लॉन्च किया है वो किस जगह से लॉन्च किया है, किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जी सतीश रेड्डी, जो सतीश धवन जो श्री हरिकोटा में हुआ है हैदराबाद के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहां से लॉन्च किया गया है इसे। तो देश के सबसे छोटे रॉकेट को यहां से लॉन्च किया गया। सतीश धवन तो अंतरिक्ष केंद्र है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी फोटो भी देख सकते हो। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इसरो, तो इसरो की सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई है और पूछी भी जा सकती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना भी याद रखना है इसकी। अब इसरो का मुख्यालय कहां पर है, तो इसरो का मुख्यालय तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, याद रखना है इसरो का। अब अध्यक्ष की बात की तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से अपना पहला नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SHLV लॉन्च किया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS और छात्रों द्वारा विकसित सैटेलाइट आजादी सेट नाम है इसका, याद रखना है आजादी सेट सबसे छोटे रॉकेट का नाम है। ले जाने वाली मिनी रॉकेट से पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:15 बजे यानी 9:18 बजे IST पर उड़ान भरी है, यानी लॉन्च किया गया है। याद रखना सतीश धवन जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने AIFF सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021-22 का खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सुनील छेत्री इसका राइट आंसर रहने वाला है। हाल ही में सुनील छेत्री ने AIFF सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल 2021-22 का खिताब जीता है, तो सुनील छेत्री इसका राइट आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक कहां आयोजित की गई थी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नई ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलो आगे इसका आंसर बताइए। 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे फोटो भी है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, यानी किस जो टीम है उसने जीता है। तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाली टीम कौन है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाले, महाराष्ट्र ने जो हाल ही में तेरा पैरा की जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें विजेता रही है महाराष्ट्र की टीम। चलो आगे चलते हैं। आगे पुस्तक भारतीय संविधान अनकी ही कहानी का विमोचन PM मोदी ने किया, इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राम बहादुर राय इसके लेखक हैं। कौन सी पुस्तक है, तो भारतीय संविधान अनकही कहानी का एक विमोचन PM मोदी ने किया, इसके लेखक है राम बहादुर राय इसका याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है उसका नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है,
तो उसने टाटा को खरीदा था, सीधा सिंपल सी बात है। तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसका नाम चेंज कर दिया गया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड का नाम चेंज करके टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, याद रखना है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने लागू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहने वाला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में हाल ही में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू किया है। तो अब 44 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है, हाल ही में बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था 2022 में, उनमें भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है इसका। तो कितने पदक हासिल किए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 61 पदक हासिल किए। तो भारत ने जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें जो भारत है उसने 61 पदक हासिल किए थे। तो चलो आगे इसके डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ी बाद में देखेंगे आगे वाले। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब से कब तक रखा गया है? यह भी आपको याद रखना है। तो कब से कब तक रखा गया था दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका आयोजन रखा गया था 8 जुलाई से 8 अगस्त से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन रखा गया था। चलो आगे चलते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जो बर्मिंघम में हाल ही में संपन्न हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के सदस्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था जो 28 जुलाई और 8 अगस्त 2022 के बीच में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, याद रखना है। और अलेक्जेंडर स्टेडियम नवनीकृत है, उसका उद्घाटन समारोह हुआ था और समापन का मैच हुआ था, वो भी यहीं पर हुआ था। तो आपको पूछा जा सकता है कि शुरुआत का मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। और अंतिम मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो समापन का मैच भी इसी स्टेडियम में खेला गया था। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? तो वो खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे 2 खिलाड़ी है, दोनों टीम है। दीपिका पल्लिकल इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोनों इसका राइट आंसर होने वाला है, दोनों इसका तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ने ही किया था। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर रहने वाला। सौरव घोषाल और दीपिका पल्लिकल ने हाल ही में भारत में वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में अपना पहला पदक स्वर्ण पदक दिलाया है, वो भी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में। तो चलो आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आपको बताना है किसे नियुक्त किया दोस्तों। 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इसरो के जो नए चेयरमैन है, नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। जी दोस्तों, डॉक्टर एस सोमनाथ इसका राइट आंसर रहने वाला है। एस सोमनाथ, यहाँ पे डॉक्टर एस सोमनाथ के आप फोटो भी देख सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय सामरस योजना का शुभारंभ किया है? यानी जो छुआछूत है उसको मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय सामरस योजना का शुभारंभ किया है? यानी वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने इस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कर्नाटक सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो जो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इसका आयोजन किया जा रहा था, तो विनय सामरस योजना, एक छात्र को जो पीटा भी गया था, उसी मौके पे इसको शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पे इसको विनय सामरस योजना, इसके बारे में तो डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। तो कर्नाटक सरकार ने अंबेडकर जयंती से शुरू कर रही योजना शुरू की थी इस योजना को, और विनय समरस योजना के तहत लोगों ने फैलाई जाएगी योजना। तो विनय समरस योजना है, इसके तहत लोगों में फैलाई जाएगी योजना का जो आयोग है वो फैला जाएगा। ये विनय एक 4 साल के दलित बच्चे का नाम है।
जिसका हुआ था बहिष्कार, जिसका बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार क्या किया गया था, इसको मंदिर में चले जाने पर विनय के परिवार पर लगाया गया था 25,000 का जुर्माना। यानी जब जो नीचे कास्ट का था इसलिए वो मंदिर में चला गया था तो उसमें घर वालों पे 25,000 का जुर्माना लगाया गया था। तो उसी आधार पर विनय सामरस योजना का शुभारंभ किया गया है, वही कर्नाटक सरकार द्वारा। याद रखना है। 4 साल का बच्चा था दोस्तों, काफी बूढ़ा भी नहीं था। आपकी क्या राय है कि मंदिर में जाना चाहिए या नहीं चाहिए? दलित वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। हम भी देखते हैं कि आपकी क्या राय है। तो मेरे हिसाब से तो मैं दोस्तों सभी को जाना चाहिए मंदिर में। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी मीराबाई चानो किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे मीराबाई चानो की आप फोटो भी देख सकते हो। यहाँ पे रामनाथ कोविंद है राष्ट्रपति, इनकी फोटो भी देख सकते हो, वोट दे रहे हैं। तो ये जो मीराबाई चानो है वो किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, पहले वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने मार्क किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाया है, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। तो मीराबाई चानो किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। याद रखना है, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग इंग्लिश में कहे तो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इससे पहले हम देख लें मीराबाई चानो के बारे में। तो इसका पूरा नाम क्या है मीराबाई चानो का, यह पूछा जा सकता है। तो सेखोम मीराबाई चानो। और सेखोम मीराबाई चानो का जन्म कहां हुआ था? 8 अगस्त 1994 को नोग पोके काकचिंग में, इंफाल शहर है मणिपुर के अंदर, इंफाल शहर, वहां पे हुआ था। सेखोम मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। इनका पूरा नाम सेखोम मीराबाई चानो है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के 18वें संस्करण का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा, यह आपको बताना है। जो G20 है, जो शिखर सम्मेलन है 2023 के 18वें संस्करण होने वाला है उसका, तो 18वें संस्करण का आयोजन किस देश में होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर है। भारत के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो भारत के अंदर इसका आयोजन होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का 18वां संस्करण रहने वाला है ये। इसका आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है, याद रखना है, जम्मू कश्मीर के अंदर G20 का संस्करण का आयोजन होने वाला है। यहाँ पे इंपोर्टेंट देख लेते हैं G20 के बारे में। तो G20 शिखर सम्मेलन सदस्यता देश कितने हैं इसमें? 20 देश शामिल है, इसलिए इसको G20 कहा जाता है। सदस्य देश से वर्तमान में 2017 तक इसमें 20 सदस्य देश शामिल थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो मारियो द्रागी 2021 के इसमें अध्यक्ष हैं। और स्थापना कब हुई थी इसकी? G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2021 में मेजबानी करने वाला देश कौन था? तो इटली इसका 2021 में मेजबानी करने वाला देश है। और 2023 है उसमें मेजबानी कौन करेगा? तो इसका भारत में आयोजन होने वाला है, जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। तो इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसी तरह का कंटेंट भरा और अच्छा नॉलेज भरा वीडियो मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको इस जीके के ऊपर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको तुरंत आपको वीडियो बना के मिल जाएगा। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।